मुकम्मल नॉवल जुनून इश्क। मोबाइल पर एक मैसेज आया और उसने उसे एक नज़र देखा। अगले ही पल उसने गहरी सांस भरते हुए चारों तरफ एक नज़र डाली। आज उसका रिसेप्शन था, सारे परिवार वाले जमा हुए थे और अब वो बहुत बुरे तरीके से सब कुछ बिगाड़ने वाली थी। दिल ही दिल में खुद को हौसला देते हुए वो स्टेज से नीचे उतरी। सामने ही उसका महबूब पति खड़ा किसी से बातें कर रहा था। समारा को अपनी तरफ आता देखकर वो मुस्कुराया, लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान थम गई। बस, बहुत हो गया तमाशा, ख़त्म करें ये सब और तलाक दीजिए मुझे अभी इसी वक्त। समारा की बात वहाँ मौजूद सब लोगों पर सन्नाटा बनकर उतरी। हर किसी की सांस जैसे रुक सी गई और आंखें फाड़े उस नई नवेली एक दिन की दुल्हन को देखे जा रहे थे। अर्नब भी उसे बस देखता रह गया। कुछ बोलने की हिम्मत जैसे ख़त्म हो गई। ये क्या बकवास कर रही है? हिशाम ने गुस्से से दांत भींचे, जबकि पास खड़ी अमीशा का भी रंग उड़ गया। मुड़कर अपनी बहन समारा को देखा, जिसने इस पल सबको बुरी तरह हैरान परेशान कर दिया था। समारा, ये क्या मजाक है? अर्नब सिंह ने खुद पर काबू रखते हुए कहा। मजाक तो मेरे साथ हुआ है। बड़े पापा, बड़ी मम्मा, आपने अपना नामर्द बेटा मेरे हवाले कर दिया। उसकी इतनी बड़ी बात पर सभी ने अपने मुंह पर हाथ रखकर समारा को देखा, जिसके चेहरे पर जरा सी भी शर्मिंदगी, न कोई डर और न कोई खौफ था। वो निडर अंदाज में अर्नब सिंह की आंखों में आंखें डाले खड़ी थी। उसकी बात पर अर्नब सिंह ने मुट्ठियां भींच लीं। बकवास मत करो समारा। अर्नब सिंह की गरजती आवाज पर एक पल को समारा सहम गई, लेकिन अगले ही पल उसका असर खत्म करते हुए उसने उसे तंज भरे अंदाज में देखा। ये बकवास नहीं है, ये कड़वा सच है जो तुम्हें और तुम्हारे घर वालों में किसी को पसंद नहीं आया। लेकिन मेरी बात तुम गौर से सुनो अर्नब सिंह, मुझे तुम्हारे साथ अब और नहीं रहना। एक ही रात में तुम मेरे दिल से उतर गए हो। अर्नब सिंह, महेंद्र सिंह ऊंची आवाज में चिल्लाए, अपनी बीवी को अंदर लेकर जाओ। उनकी कड़कदार आवाज पर समारा वहीं बुरी तरह भड़क गई। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, समझे आप? वो बदतमीजी पर उतर आई थी। हिशाम कितनी मुश्किल से खुद पर काबू किए खड़ा था, ये सिर्फ वही जानता था। वो अपने भाई अर्नब सिंह की वजह से खुद को रोके हुए था। मैं एक नामर्द के साथ सारी जिंदगी नहीं जी सकती, सुना आप सबने? वो चीखी। तभी अर्नब सिंह आगे बढ़ा और उसे बाजू से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। तुम इतनी बेशर्म निकलोगी, मुझे अंदाजा नहीं था। अर्नब सिंह का बस नहीं चल रहा था कि वो उस लड़की को जान से मार देता या फिर खुद को। समारा उसे बस खामोश निगाहों से देखती रह गई। उसकी काली आंखों में इतना दर्द था कि समारा ने अपनी नजरें एक पल को भी नहीं झपकाईं। वो उस दर्द को अपने दिल में रखकर ही अब जीना चाहती थी। मिस्टर अर्नब सिंह, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी नहीं कि तुम मुझे सेटिस्फाई कर सको। मुझे तलाक, अगर एक बार और अपने मुंह से ये लफ्ज निकाला तो यहीं तुम्हें और खुद को आग लगा दूंगा। उसके आक्रामक गरज पर समारा के होंठों पर ताला लग गया। अर्नब सिंह ने उसे झटके से छोड़ा कि वो मुश्किल से गिरते गिरते बची। तुम्हें नहीं रहना तो कोई तुम्हें मजबूर नहीं करेगा, लेकिन अर्नब सिंह मर तो जाएगा, लेकिन तुम्हें आज़ाद कभी नहीं करेगा। अर्नब सिंह की बात पर समारा ने एक नज़र पलट कर सब घर वालों को देखा। अमीशा ने सिर ना में हिलाया, जैसे उसे रोकना चाह रही हो। उसकी आंखों के आंसू समारा ने नज़रअंदाज करते हुए अपने कदम दहलीज की तरफ बढ़ाए। हिशाम आगे बढ़ा, लेकिन अर्नब ने उसे रोक लिया। जाने दो उसे, वो थके अंदाज में लेकिन मजबूत लहजे में बोला। भाई, क्या क्या बकवास करके गई है वो, और आपने उसे? हिशाम, अर्नब सिंह की गुस्से भरी आवाज़ पर हिशाम ने जबड़े भींच लिए। पूरी परिवार के सामने उस लड़की ने उसकी इज्जत दो कौड़ी की करके रख दी थी, लेकिन अर्नब सिंह ने उस पर न हाथ उठाया और न किसी को कुछ कहने का हक दिया। महेंद्र सिंह सर झटकते हुए गुस्से में बड़े बेटे को देखते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ गए। अर्नब सिंह भी तेज कदमों से अपने कमरे में गया और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता सब मेहमान चले गए। सिर्फ घर के ही लोग रह गए थे, जो अब एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। हिशाम ने मुड़कर माँ को देखा। ये सब देखना बाकी रह गया था, वो गुस्से से चिल्लाया। अमीशा सहमकर 2 कदम पीछे हट गई। उसका यूं सहमना वहाँ मौजूद किसी की आंखों से छुपा न रह सका। मुझे एक बात बताइए, जिन लड़कियों के माँ बाप मर जाते हैं, क्या वो ऐसी 2 कौड़ी की हरकतें करती हैं? क्या उनकी खानदानी संस्कार खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं? हिशाम माँ से सवाल कर रहा था, जिनकी आंखों के आंसू रुक नहीं रहे थे। समारा और अमीशा दोनों को ही उन्होंने ही पाला था। बचपन में ही उनके माँ बाप एक हादसे का शिकार होकर इस दुनिया से चले गए थे। उषा जी ने उन्हें माँ बनकर ही पाला था।
कभी गैर नहीं समझा था। तो वहीं महेंद्र सिंह भी उन्हें अपनी बेटियों की तरह ही मानते थे। बचपन से ही पाल पोस कर बड़ा किया था, तो समारा और अमीशा उन्हें बड़े पापा और बड़े मामा कहकर बुलाया करते थे, जिस पर भी इन दोनों ने कभी कोई ऐतराज नहीं किया, बल्कि खुशी से उन्हें हर हक दे रखा था। उषा जी तो समारा और अमीशा में अपनी बेटियों की कमी पूरा करती थीं, क्योंकि भगवान ने उन्हें सिर्फ 2 बेटे दिए थे। बेटी जैसी सौगात उन्हें नहीं मिली थी, तो इन्हीं दोनों पर अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करती थीं। वो दोनों से कितनी सच्ची मोहब्बत करती थीं, इसका सबसे बड़ा सबूत था कि उन्होंने उनके रिश्ते अपने दोनों होनहार बेटों से कर दिए। समारा और अर्नब सिंह का रिश्ता हुआ, लेकिन वे एक दूसरे को पसंद भी करते थे, जिस वजह से इस रिश्ते पर किसी ने कोई ऐतराज नहीं उठाया। अमीशा और हिशाम का मामला थोड़ा अलग था। दोनों की कुंडली बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही थी, और तब पंडित जी ने सुझाव दिया कि विधि विधान दोनों का विवाह कर दें और विदाई तब करें जब दोनों का कुंडली दोष उतर जाए। इस तरह दोनों की विदाई 2 साल के बाद रखी गई थी, लेकिन दोनों के बीच मोहब्बत है या नहीं, ये कभी महसूस न हो सका। और अमीशा के डर की वजह यही अनमैच विवाह था जो उसका हिशाम से हुआ था। बेटा, खुद पर काबू रखो। उषा जी ने उसका कंधा थपथपाया, जिसे उसने हाथ झटक कर हटा दिया। उषा जी अपने गुस्सैल बेटे को देखती रह गईं। वो शुरू से ही ऐसा था, बेहद गुस्सैल, और गुस्से में वो किसी के काबू में नहीं आता था, सिवाय अर्नब सिंह के। वो अपने बड़े भाई अर्नब सिंह से दीवानगी की हद तक प्यार करता था, और आज उसके भाई को तकलीफ पहुंची थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उस लड़की को चूर चूर कर दे, लेकिन उसके कदमों में भाई का प्यार जंजीर बना हुआ था, जिससे उसके गुस्से में और भी तीव्रता आ गई। नीली, पानी लाओ। उसने नौकरानी को आवाज़ दी। वो तुरंत भागकर पानी ले आई। उषा जी ने पानी का गिलास हिशाम की ओर बढ़ाया, जिसे उसने गुस्से में दूर फेंक दिया। कांच का गिलास चकनाचूर होता हुआ अमीशा के पैरों में जाकर गिरा था और उसकी चीख निकल गई। हिशाम की कहर भरी नज़र उस पर पड़ी। कहा था आपसे, मत करें इन गैरों पर इतना भरोसा। लड़की जात है, कब कहाँ धोखा दे जाए। लेकिन नहीं, आपको तो यकीन था कि आपने इन्हें अपने संस्कार दिए हैं, लेकिन जब अपना ही खून सफ़ेद हो जाए तो क्या सगे और क्या पराए। दुर्वेश सिंह भी गुस्से से फुफकारे। देख लिया भाभी, आज किस तरह इस खानदान के बड़े बेटे के चरित्र की धज्जियां बिखेर दी। सिंह को नामर्द। चाचा जी, हशाम की गुस्से भरी आवाज़ पर दुर्वेश जी की जुबान रुक गई। उसकी खूंखार आंखों को देखकर दुर्वेश जी ने थूक निकला। बेटा, मैं तो वही कह रहा हूँ जो वो लड़की बोलकर। वो लड़की भाई की बीबी है, इसलिए बोल गई। जिस दिन भाई ने उनसे रिश्ता तोड़ा ना, उसे वो सजा दूंगा कि वो पूरी जिंदगी याद रखेगी। लेकिन आपको कोई हक नहीं कि मेरे भाई के बारे में कुछ भी गलत बोलें। मैं भूल जाऊंगा हमारे बीच का रिश्ता। वो गरजते हुए उनकी आंखों में आंखें डालकर बोला था। कुछ पल यूं ही खामोशी की नज़र हो गए। दुनिया वालों की जबान को कैसे कंट्रोल करेंगे। हिशाम मुड़ा था कि उनकी बात पर फिर ठहर गया। सामने अमीशा खड़ी उसे डरी हुई निगाहों से देख रही थी। जिसने मेरे भाई के खिलाफ एक शब्द भी मुंह से निकाला, डीएसपी हिशाम सिंह उसकी जुबान खींच लेगा, फिर चाहे वो अपना हो या फिर सौतेला। हिशाम पास पड़ी टेबल को जोर से ठोकर मारते हुए वहां से निकलता चला गया, जबकि उषा जी सिर थाम कर रह गईं। सविता जी ने शीतल को इशारा किया कि वो आगे बढ़कर उन्हें संभाले। आंटी जी, प्लीज खुद को संभालिए, हम सब हैं ना आपके साथ। बस भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। शीतल ने उन्हें अपने साथ लगाते हुए हौसला दिया। सिंह हाउस वो खुशियों का गहवारा जिसकी मिसालें दी जाती थीं, आज उन खुशियों को किसी की बहुत बुरी नज़र लग गई थी। दुर्वेश सिंह महेंद्र जी के सौतेले भाई। महेंद्र सिंह और उषा जी की 2 बेटे थे, अर्नब सिंह और हिशाम सिंह। अर्नब सिंह एक बिजनेसमैन था, जबकि हिशाम पुलिस अफसर था और गुस्से का बेहद तेज। महेंद्र सिंह जी के दोस्त जो उनके पड़ोस में ही रहते थे, उनकी 2 बेटियां, समारा और उससे 2 साल छोटी अमीशा। हादसे में मौत के बाद समारा और अमीशा की सारी जिम्मेदारी उषा जी ने संभाल ली। उनकी परवरिश बहुत अच्छे से की। दुर्वेश सिंह की शादी हुई तो उनके बेटे की पैदाइश पर उनकी पत्नी इस दुनिया से चल बसी। दुर्वेश सिंह ने दूसरी शादी की सविता जी से, जिनकी छोटी बहन उनके साथ आई थी और जिसका नाम शीतल था। पत्नी का डर कहें या फिर पत्नी का प्यार, दुर्वेश जी ने सविता जी की बहन को भी अपना लिया। दुर्वेश जी और महेंद्र जी अपने अपने परिवार के साथ एक ही घर में रहते थे। सिंह हाउस के सभी लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे। आज बहुत अरसे के बाद सिंह हाउस में खुशी की लहर दौड़ी थी।
लेकिन इस खुशी को समारा की बातों ने दीमक की तरह चाट लिया था। वो अंधेरे कमरे में बेड के पास जमीन पर बैठा लाइटर कभी जलाता कभी बुझा देता। ये खेल वो पिछले 2 घंटे से खेल रहा था। तुम में ऐसा कुछ नहीं कि तुम मुझे सेटिस्फाई कर सको। उसकी बातों की गूंज उसके कानों में बार बार पड़ रही थी और वो खुद होंठ पीछे बैठा था। रात भर मेरी बाहों में मेरी शिद्दतें सहते उसकी जान निकल रही थी और मैं उसे सेटिस्फाई नहीं कर सका। वो गर्दन पीछे गिराकर आंखें कसकर बंद कर गया। रात के गुजरे खूबसूरत लम्हे उसकी जिंदगी थे। हाँ, वो उसकी बाहों में टूट कर बिखरी थी। अर्नब, आई एम सो लकी कि मुझे आप मिले। समारा ने अर्नब के माथे पर अपने होंठ रखे, जबकि अर्नब सिंह ने शिद्दत से उसके होंठों पर अपने होंठों में दबाया था। वो बेकाबू मछली की तरह तड़पी। धीरे धीरे उसकी सांसों को अपने आप में समेटता वो उसे कुछ ही पलों में बेबस कर गया। उसे अपने सीने से लगाए वो बिस्तर पर गिरा था। जिप खोलते हुए वो उसकी मक्खन जैसी दूधिया धड़कनों पर काबू पा गया। उसकी गहरी होती सांसों को और भी बेकाबू करता हुआ वो उस पर काली घटा बनकर छा गया था। उसकी गर्दन में चेहरा छुपाए वो उस पर लब बाइट की बारिश कर गया। अर्नब सिंह रात के उन लम्हों को सोचकर पागल हो रहा था। एक एक पल उसे सांप बनकर डस रहा था। उसके जिस्म के हर हिस्से को अपने होठों से छूकर उसे बेखुद कर गया था। अर्नब, प्लीज, आहा। उसकी सिसकियां, उसकी मदहोशियां, धीमे लहजे में अर्नब पुकारना उसे बुरी तरह मदहोश करता जा रहा था। बड़े पापा और बड़ी मामा ने अपना नामर्द बेटा मेरे हवाले कर दिया। उसके शब्द फिर से उसके कानों में जहर घोलने लगे। मैं नामर्द हूँ। सारी रात मेरी शिद्दतें, मेरी जुनूनियत सहती रहीं और मुझे। वो गुस्से से उठकर खड़ा हुआ। नज़र अपने बिस्तर पर गई तो उसके साथ गुजरी रात का एक एक पल फिर से उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। लेकिन इस बार वो लम्हे उसे बुरी तरह चुभ रहे थे। तेरे बिना ये दिल हर रोज थोड़ा और टूटता जाता है। हर धड़कन में बस तेरा ही खालीपन गूंजता जाता है। जिसे अपना समझा था वही सबसे बड़ा दर्द दे गया। अब हर रिश्ता बस एक अधूरा सा किस्सा रह गया। उसने बिस्तर को उलट पुलट कर रख दिया। साइड दराज से उसका दिया हुआ तोहफा निकाला, वो कार्ड जो उसने अपने हाथों से अर्नब के लिए बनाया था। एक पल में उसने उसे लाइटर से आग लगा दी। बिस्तर पर फेंकते हुए अब वो चादर को भी आग लगाने लगा। देखते ही देखते आग ने पूरे बिस्तर को अपनी लपटों में ले लिया। धुआं बाहर निकलने लगा तो सब उसके कमरे की ओर भागे। अर्नब, अर्नब बेटा, दरवाजा खोलो। अर्नब मेरी जान, उषा जी रोते हुए उसे पुकार रही थीं। सब लोग अर्नब सिंह के कमरे के बाहर खड़े थे और सबके चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। क्या हुआ? इसी बीच हशाम अंदर आया। वो अर्नब ने खुद को अंदर लॉक कर लिया है और अंदर आग, उषा जी रोते हुए बोली। हिशाम ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की लेकिन वो लॉक था। मास्टर कीज लेकर आओ, वो चिल्लाया। अमीशा तुरंत हरकत में आई और दौड़कर ड्राइंग रूम के दराज से मास्टर कीज ले आई। उसने हिशाम की तरफ बढ़ाई और उसने झट से पकड़ ली। बड़ी मुश्किल से लॉक खोला गया। अंदर हर तरफ धुआं ही धुआं था। सब बाहर रहे। हिशाम ने उन्हें बाहर रहने को कहा और खुद अंदर चला गया। रोहित भी उसके पीछे अंदर आया था। आग ने अभी पूरे कमरे को अपने घेरे में नहीं लिया था। सामने ही घुटनों के बल बैठा अर्नब सिंह दिखाई दिया। भाई, भाई आप ठीक हैं? हिशाम ने उसे थामकर कमरे से बाहर निकाला, जहां सब बेसब्री से उसे देख रहे थे। हिशाम और रोहित ने मिलकर आग बुझाई। हिशाम खांसते हुए वापस मुड़ा। पूरे कमरे का नक्शा ही बदल गया था। सब कुछ बिखर गया था, उनकी जिंदगी की तरह, जिसे समेटना बहुत मुश्किल लग रहा था। लेकिन हिशाम को अपने जान से प्यारे भाई को संभालना था। इस घटना को 1 महीना हो गया था। लोग कहते हैं, बातें बनाते हैं कुछ दिन तक और फिर सब भूल जाते हैं। इस दौरान हिशाम ने कोई जगह नहीं छोड़ी थी जहां उसने समारा को न ढूंढा हो, लेकिन वो नहीं मिली। अचानक से वो न जाने कहाँ गायब हो गई थी। गुजरते दिनों के साथ उसका गुस्सा, उसकी बेबसी और उसका दुख बढ़ता ही जा रहा था। अर्नब माँ की खातिर खुद को संभाल चुका था, लेकिन अब वो पहले की तरह मुस्कुराता नहीं था, जिसका उषा जी को बहुत दुख था। पर वो इसी बात से खुद को तसल्ली दे देती कि उनका बेटा उनके पास है, उन्हें बस और कुछ नहीं चाहिए। समारा ने जितना दिल दुखाया था उन्होंने सब अपने भगवान पर छोड़ दिया। ममा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपने आज दवा नहीं ली? अर्नब ड्राइंग रूम में आता हुआ उनकी दवा भी साथ ले आया था। अरे बेटा, ठीक हूँ अब। उषा जी ने प्यार से बेटे को देखा। ठहरिए अर्नब, ये डोज है भी है। पहले आंटी जी दूध पियेंगी। शीतल दूध का गिलास लेकर उषा जी के पास बैठ गई। उषा जी उसे देखकर प्यार से मुस्कुराई।
जीती रहो, बहुत ख्याल रखती है मेरा, बिल्कुल सगी बेटियों जैसी। लगता ही नहीं है कि इस खानदान की नहीं हो। उषा जी ने मोहब्बत से कहा। ये दवा ले लीजिए मम्मा, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं आता हूँ। अर्नब सिंह संजीदगी से कहकर उठ गया। सुनिए अर्नब। शीतल उसके पीछे भागी तो वो रुक गया। मुझे कुछ किताबें लेनी थी, क्या आप शाम को मेरे साथ चल सकते हैं? शीतल ने उम्मीद भरे लहजे में पूछा। ड्राइवर के साथ चली जाना, उसने आसानी से मना कर दिया। प्लीज आप ले चलिए, ड्राइवर के साथ जाना अच्छा नहीं लगता। वो जिद करने लगी। अरे अर्नब ले जाओ ना, थोड़ा सा समय निकाल कर, इतनी चाहत से कह रही है बच्ची। उषा जी की बात पर अर्नब ने हामी भर दी और बाहर चला गया, जबकि शीतल खुशी से खिल उठी। वो थका हारा घर आया। उस वक्त उसे तेज सिर दर्द हो रहा था। पुलिस स्टेशन में भी आज उसका काम ज़्यादा था। एक मुजरिम के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन अगले ही पल उसे छोड़ने का आदेश आ गया। ऐसे में हिशाम का पारा चढ़ गया था। वो सिर पर हाथ रखे गहरी सोच में डूबा था कि अचानक खटके की आवाज़ पर चौंक गया। अमीशा तेजी से वहां से गुजर रही थी कि टेबल पर रखे बांस से उसका जोरदार टकराव हुआ। उसके पैर में चोट लग गई थी। खून की बूंदें मार्बल पर गिर पड़ी। घबराकर उसने हिशाम को देखा। वो बार बार कोशिश करती रही थी कि उसका सामना हिशाम से ना हो, और इस एक महीने में एक दो बार ही बस सरसरी सा उसका सामना हुआ था। आज ड्राइंग रूम में उसे देखकर वो घबरा गई थी, और उसी घबराहट में उसका पैर घायल हो गया। इधर आओ। हिशाम ने उसे सख्त और खुरदरे अंदाज में पुकारा तो उसका दिल बुरी तरह से दहल गया। उसका रंग एकदम कपड़े की तरह सफ़ेद पड़ गया। भूरी आंखें डर से फैल गईं। सुना नहीं तुमने? यहाँ आओ। इस बार लहजा हुक्म देने वाला था। वो अपना दर्द सहते हुए तुरंत उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। कॉफ़ी लेकर आओ अभी मेरे कमरे में, अगर 5 मिनट से ज़्यादा लगे तो सख्त सजा दूंगा। वो उसे सिर से पांव तक देखते हुए दांत भींच कर बोला। अमीशा ने हाँ में सर हिलाया और तुरंत किचन की तरफ चली गई, जबकि हिशाम गहरी सांस लेकर अपने कमरे में चला गया। हो न हो इसे ज़रूर पता होगा इसकी बहन कहाँ है। शावल लेते हुए वो अपने दिमाग में प्लान बना रहा था। शावल लेकर निकला तो वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल रही थी। रुको, हिशाम ने उसे पुकारा। वो कॉफ़ी रखकर भागने के अंदाज में निकल रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ पर उसे रुकना पड़ा। यहाँ आओ। वो अपने बालों से पानी झाड़ता ब्लैक सैंडो और ब्लैक ट्राउजर पहने शीशे के सामने खड़ा था। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाती उसके पास आई। शक्ल नहीं देखनी तुम्हारी, कॉफ़ी पकड़ाओ मुझे, उसने नफरत से कहा। वो आगे बढ़कर कॉफ़ी उठा लाई। हिशाम ने मग होठों से लगाया और गहरी नज़रों से अमीशा को देखा। वैसे तुम भी अपनी बहन की तरह सुहागरात मनाकर सुबह उठकर अपने पति को नामर्द कहोगी, या फिर उससे भी ज़्यादा जलील करोगी? वो एक एक शब्द चबा चबा कर बोल रहा था, और उसके शब्द अमीशा को बुरी तरह तोड़ गए। शिकायत भरी नज़रों से उसने हिशाम को देखा। नज़रें नीची रखो। हिशाम गुस्से से गरजा तो वो तुरंत सिर झुका गई। कहाँ है तुम्हारी बहन? इस बार उसने और भी गुस्से में पूछा तो वो सहम कर पीछे हट गई। कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे, कहाँ है वो? अपनी जगह से उठते हुए वो दहाड़ा। मुझे नहीं पता, अमीशा की आवाज़ भर्रा गई। अच्छा, तो तुम्हारी बहन तुम्हें बताए बिना अचानक गायब हो गई? छी छी, एक बार भी नहीं सोचा उसने तुम्हारे बारे में? तंज भरे अंदाज में बोला। वैसे एक बहुत बड़ी गलती कर गई वो। उसकी बात पर अमीशा ने फिर उसकी ओर देखा। तुम्हें यहाँ छोड़ गई? हिशाम अब भी एक एक कदम उसकी ओर बढ़ रहा था। मुझे जाना है, वो धीरे से बोली, जबकि उसका दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। हिशाम ने उसके दोनों ओर दीवार पर हाथ रखकर उसका रास्ता बंद कर दिया। वो मेरा भाई था, जो तुम्हारी उस बेहिस बहन से प्यार कर बैठा। अपने दिल के हाथों मजबूर होकर वो उसे कुछ नहीं कह सका। लेकिन मेरे लिए तुम किसी गलतफहमी में मत रहना। ना तो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ना ही ऐसी किसी हरकत पर तुम्हें छोड़ूंगा। अपने हाथों से सबके सामने गला दबा दूंगा। जानती हूँ आप मुझसे नफरत करते हैं, और उसी नफरत की वजह से मुझे समारा की गलती की भी सजा भुगतनी पड़ेगी। वो रूखे लहजे में बोली, अपने उमड़ते आंसुओं को वापस रोकते हुए। आज पहली बार हिशाम ने उसकी जुबान पर यह तीखापन देखा था, और वो उसे चुभ गया था। अपनी जुबान को काबू में रखो। उसका जबड़ा पकड़ते हुए वो उसके चेहरे पर झुका। जो कारनामा तुम्हारी बहन करके गई है ना, उसके बाद तो तुम्हें नजरें झुकाकर बात करनी चाहिए। सब कुछ अब मुझे ही करना पड़ेगा। अमीशा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। यस यस स्वीटहार्ट, अब सब तुम्हें ही सहना पड़ेगा। इनफैक्ट अब तुम तैयारी करो विदाई की। तुमसे हिसाब अब अपनी सुहाग की सेज पर लूँगा, अपने तरीके से। और फिर जब बहन मिले तो उसे बताना कि मेरी शादी जिस इंसान से हुई वो असली मर्द निकला।
पूरी डिटेल देना उसे, कहाँ कहाँ से, किस किस तरह से छुआ, कितना दर्द हुआ और कितना मज़ा। प्लीज़ हिशाम, वो उसे पीछे धकेलती हुई अपने आंसुओं पर काबू पाने लगी। अपना नाम उसके होंठों से सुनते हुए वो जैसे एक पल के लिए थम गया। उसके होंठों से निकला अपना नाम सुनकर न जाने क्यों उसका दिल एक धड़कन मिस कर गया था। मुझे प्लीज़ जाने दें, मुझे दर्द हो रहा है, वो भरे गले से बोली। कहाँ हो रहा है दर्द? वो उसकी भूरी आंखों में देखते हुए नरमी से पूछने लगा। मेरे पाँव पर चोट लगी है, वो मासूमियत में अपनी तकलीफ बता गई। हिशाम की नज़र उसके पैर की छोटी उंगली पर गई जहाँ जख्म था। उसने उसी उंगली पर अपना पैर जोर से रख दिया। अचानक दर्द से अमीशा चीख उठी, लेकिन हिशाम ने तुरंत उसका मुंह दबाकर आवाज़ गले में रोक दी। ना बेबी, अभी वक्त नहीं आया इन चीखों का। जब चीखने का वक्त आए तो आराम से ये अरमान भी पूरा कर लेना, बल्कि तुम्हें बहुत अच्छे से मौका दूंगा ये अरमान पूरा करने का। वो आंसुओं से भरी आंखों से अपना दर्द सहती उसे देखती रही। वो सच में एक बेरहम इंसान लग रहा था। बहुत जल्द तुम्हें इन चीखों का मौका दूंगा। सारी रात तुम्हारी सिसकियां सुनूंगा, मजबूर कर दूंगा तुम्हें। कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई कि दोनों चौंक गए। आवाज़ मत निकालना, वरना जो विदाई की बात करने वाला हूँ वो अभी कर दूंगा और तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। सो डोंट। वो उसे धमकाता दरवाजे की ओर बढ़ गया। अमीशा वहीं बैठकर रोने लगी। अपना पैर देखा तो उसे और भी रोना आया। दर्द से उसकी हालत खराब थी। हिशाम, वो आंटी बुला रही हैं आपको, शीतल ने बहुत सम्मान से कहा, जबकि उसने अंदर झांकने की कोशिश भी की। उसने अमीशा को किचन से कॉफ़ी बनाकर हिशाम के कमरे में आते देखा था और काफ़ी देर हो गई थी वो बाहर नहीं आई थी, इसीलिए बहाने से वो यहाँ आई थी। ठीक है तुम जाओ, मैं आता हूँ। हिशाम ने दरवाज़ा उसके मुंह पर जोर से बंद किया तो वो मुंह बनाते हुए वापस चली गई। हिशाम जब वापस पलटा तो अमीशा ज़मीन पर बैठी अपने पाँव को देखती रो रही थी। अचानक उसके दिल को कुछ हुआ। शायद वो उसके साथ कुछ ज़्यादा ही सख्ती कर गया था। जिसने सब कुछ बिगाड़ा था वो तो यहाँ थी ही नहीं, और वो उसका बदला उसकी बहन से लेना चाह रहा था। एक पल के लिए उसका दिल पसीजा, लेकिन अगले ही पल वो फिर से वही डीएसपी हिशाम सिंह बन गया। उसके दिल में मुजरिम के लिए सिर्फ नफरत और गुस्सा था। अमीशा समारा के जुर्म में बराबर की शरीक थी, ऐसा हिशाम को लगता था, क्योंकि उसके जाने के पीछे जो भी वजह रही हो बहन ने बहन को जरूर बताया होगा, और अब अमीशा उसकी मदद कर रही थी, जो हिशाम को बिल्कुल मंजूर नहीं था। उठो यहाँ से और निकलो मेरे कमरे से, हिशाम ने गुस्से में कहा तो वो मुश्किल से खुद को संभालती लंगड़ाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली हिशाम ने दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। लेकिन इस बार न जाने क्यों उसका दिल बहुत बेचैन हो गया था। आज 4 महीने हो गए थे, लेकिन अर्नब सिंह के लिए वो आज भी पहले दिन की तरह उसके दिमाग में ताज़ा थी। एक पल के लिए भी उसके ख्यालों से नहीं गई थी। जहाँ जहाँ उसके होने का शक था अर्नब ने उसे ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। अर्नब सिंह इस वक्त तो ऑफिस में था और इन्हीं दिनों उसका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट साइन हुआ था, लेकिन वो अपनी माँ की एक बात से बहुत परेशान था, जो उन्होंने उससे शीतल से शादी करने के लिए कही थी, और ऐसा वो कभी नहीं करना चाहता था। वो सिर्फ और सिर्फ अमारा का था, दिल और जान से। भले ही वो बेवफा निकली, उसे छोड़ गई, उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिला गई, और वो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा देने का इरादा रखता था, लेकिन इसके बावजूद वो उसकी जगह किसी और को नहीं दे सकता था। उसका दिल, वो भी उसी को चाहता था शिद्दत से। वो आंखें बंद किए समारा के साथ बिताए अपने करीबियों के पल याद कर रहा था, जो अब उसकी ज़िंदगी की बस यादें बनकर रह गए थे। बाकी सब टूट चुका था। वो बुरी तरह से अपने ख्यालों में गुम था कि तभी उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। हिशाम का कॉल था। अर्नब ने कॉल उठाई, लेकिन जो खबर हिशाम ने दी उसे सुनते ही उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वो तुरंत उठकर बाहर की ओर भागा। उसका दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था। ओ गॉड, ऐसा कुछ ना हो। हिशाम को एक एक्सीडेंट की खबर मिली थी। किसी लड़की का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। वो लड़की रिक्शे में सवार थी। रिक्शा बुरी तरह ट्रॉली से टकरा गया था। लड़की की लाश बुरी तरह कुचल गई थी। पहचानना मुश्किल था, लेकिन उसके पास से मिली अंगूठी को हिशाम पहचान गया था। इसीलिए उसने अर्नब को कॉल किया और मौके पर बुलाया। अर्नब ने गाड़ी एक तरफ खड़ी की और भागता हुआ हिशाम की तरफ आया था। हिशाम ने उसे देखते ही कांस्टेबल को जगह सील करने का आदेश दिया और खुद उसकी तरफ बढ़ा। तुमने मुझे फ़ोन पर क्या कहा? अर्नब की आवाज़ जैसे गहराई से निकल रही थी। प्लीज़ भाई रिलैक्स, मेरी बात सुनिए। तुम मुझे सच बताओ, क्या सच में ये मेरी समारा? अर्नब का दिल किसी अनहोनी के डर से बुरी तरह धड़क रहा था।
भाई, लाश पहचान में नहीं आ रही, लेकिन उसके पास से ये अंगूठी मिली है, आप देख लीजिए। हिशाम ने अंगूठी उसकी तरफ बढ़ाई। अर्नब उस अंगूठी को लाखों में पहचान सकता था। वो उसने समारा को उसके बर्थडे पर दी थी, जिस पर ए और एस लेटर बने हुए थे। अंगूठी को हाथ में लेते हुए वो गहरी सांसें भरने लगा। उसका दिल मानने को तैयार नहीं था कि समारा उसे छोड़कर जा चुकी है। भाई, भाई प्लीज़ रिलैक्स, ये एक एक्सीडेंट था और बहुत बुरा एक्सीडेंट। हिशाम, ये देखो, मेरा दिल धड़क रहा है ना। उसने हिशाम का हाथ उठाकर अपने दिल वाली जगह पर रखा। और मेरी सांसें चल रही हैं। तो वो कैसे मर सकती है? अर्नब की बात पर हिशाम ने अपने भाई का दीवानापन देखा। भाई, आप आज भी उसे, मतलब इतना सब होने के बाद भी इतनी शिद्दत है आपके प्यार में, क्यों? आप जानते हैं उसने आपके साथ क्या किया? आपको तो उसकी मौत का कोई दुख नहीं होना चाहिए। हिशाम, ऐसा मत कहो प्लीज़। मुझे उसे देखना है। मेरा दिल नहीं मान रहा कि वो मुझे छोड़कर जा सकती है। भाई, अभी लाश पोस्टमार्टम के लिए जा रही है। फिलहाल आप घर चलें। हिशाम ने उसे मुश्किल से संभालते हुए गाड़ी की ओर कदम बढ़ाए। यार, वो नहीं जा सकती। अर्नब का दिल अभी इस बात को मानने को तैयार नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी, तब सब पता चल जाएगा। प्लीज़ मेरे साथ चलिए, घर चलें। हिशाम उसे गाड़ी में बिठाकर खुद भी बैठ गया। अर्नब ने आंखें बंद करके सीट से सिर टिका लिया। वो उसे सख्त से सख्त सजा देना चाहता था, लेकिन उसकी मौत की दुआ उसने कभी नहीं की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी थी और ये साफ हो गया था कि वो लड़की समारा नहीं थी। वो कोई पेशेवर चोर थी शायद, और शायद समारा की अंगूठी चुरा ली थी। लेकिन इस सब के बावजूद हिशाम का गुस्सा था कि लगातार बढ़ता ही जा रहा था। उसे अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि उसका भाई इतना सब कुछ होने के बाद भी समारा के लिए ही तड़प रहा था। इस वक्त वो जिम रूम में था और पंचिंग बैग पर लगातार मुक्के मारते हुए अपना गुस्सा निकाल रहा था। बस बहुत हो गया, अब वक्त है कि वो सब हिसाब दे। मैं भाई को ऐसे नहीं देख सकता। तौलिए से पसीना पोंछते हुए वो जिम रूम से बाहर निकला और सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ा। शावर लेने के बाद वो खुद को थोड़ा हल्का महसूस कर रहा था। अब वो अपनी माँ के कमरे की तरफ गया। माँ के सामने अपनी इच्छा रखी तो वो सोच में पड़ गई। वो एक बार समारा के हाथों अपने बेटे को ठोकर खाते देख चुकी थी। क्या हुआ मम्मा, आपकी सोच में पड़ गई? बेटा, जो कुछ समारा ने किया उसके बाद मेरा दिल नहीं मानता कि तुम उसकी बहन से कोई भी रिश्ता रखो। बल्कि काफ़ी दिनों से मैं यही कहना चाह रही थी कि तुम अमीशा को तलाक। मम्मा, उनकी बात पर हिशाम गुस्से से खड़ा हो गया। आपको क्या लगता है, भाई शादी करवाकर खुद पर जो इल्ज़ाम लगवा चुके हैं, वो मैं बिना विदाई के सच कर दूं? उसकी इतनी बेबाक बात पर महेंद्र सिंह ने गुस्से से पहलू बदल लिया और नजरें चुरा लीं। वो अपने बड़े बेटे से तो बात कर लेते थे, लेकिन छोटे बेटे से वो खुद बचते थे। हिशाम, मैं अब और दर्द नहीं सह सकती बेटा। उषा जी की आंखों में आंसू आ गए। दर्द अब आपको नहीं, उन्हें सहना होगा। अब वक्त आ गया है बदला लेने का। मुझे 1 हफ्ते में विदाई चाहिए, वो भी बिल्कुल सादगी से। वरना शादी तो हो चुकी है, किसी भी वक्त उसे कमरे में लेकर जा सकता हूँ। हक रखता हूँ। एक नज़र पिता की ओर डालकर उसने जैसे उन्हें एहसास दिलाया। उनके दिल में अपने स्वर्गीय दोस्त की बेटियों के लिए बहुत प्यार था, लेकिन अब उनके किए पर वो ऐसे खामोश थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। कमरे के अंदर लिया गया फैसला बाहर खड़े लोगों ने भी सुन लिया। वो लड़खड़ाते कदमों से वापस अपने कमरे में आई थी। दीदी प्लीज ये सब मत कीजिए। एक बार आप अर्नब से बात कर लें, वो सब संभाल लेंगे। नहीं अमीशा, समारा ने बहन के आंसू पोंछे। उन्हें बताने का मतलब पूरे परिवार को मुश्किल में डालना है, और 24 घंटे उन लोगों की नज़र है हम पर। मुझे अर्नब की मोहब्बत से ज़्यादा उनकी जान प्यारी है, और तुम्हें मेरी कसम, ये बात घर में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अपने सिर पर उसका हाथ रखवाते हुए वो दर्द से बोली थी। अमीशा रोते हुए से लिपट गई। आप कहाँ जाएंगी? अमीशा, भगवान की ज़मीन बहुत बड़ी है, सिर छुपाने के लिए कहीं भी जगह मिल जाएगी। बस तुम अपना ख्याल रखना, कमज़ोर मत पड़ना। समारा की बातें याद करते हुए वो फूट फूट कर रो पड़ी। काश दीदी आप मुझे भी साथ ले जाती। आज 8 महीने हो गए हैं, नहीं पता आप कहाँ हैं। बस एक प्रार्थना है आपके लिए जो दिल से निकलती है कि जहाँ भी रहें भगवान आपको अपनी कृपा में रखे। बहन के तड़पते दिल से दुआ निकली थी जो ज़मीन और आसमान को हिलाकर रख गई थी। पुत्र, तुझे अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। 8वें महीने का आखिर चल रहा है, कहीं कोई मसला ना हो जाए। वैसे भी तू बहुत कमज़ोर है और बच्चा बहुत सेहतमंद। बेबे, ये एक असली मर्द की औलाद है, ताकतवर तो होगा ना। और वैसे भी मैंने अपने बच्चे को भगवान के हवाले कर दिया है, वही उसकी रक्षा करेगा।
समारा सुकून से बोली, जी जरूर पुत्र। इसका बाप क्यों नहीं आता? तुझे उसकी जरूरत है। तूने तो कहा था 5 महीने में आ जाएगा, अब तो 9 महीने होने को आए। बेबे, वो बाहर देश में काम बहुत ज्यादा है ना, जब फुर्सत मिलेगी तो आ जाएगा, समारा ने नजरें झुकाकर कहा। लेकिन पुत्र, तू उसे बता कि तेरी जान को खतरा है, यहाँ आकर तेरी और अपने बच्चे की रक्षा करे। बेबे ने उसकी बताई हुई कहानी के मुताबिक कहा। अचानक ही समारा के दिल बहुत जोर से घबराने लगा, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। उसके पेट के निचले हिस्से में दर्द शुरू हो गया। बेबे, अभी तो 9वें महीने में 8 दिन बाकी हैं, मुझे ये दर्द क्यों? वो दर्द से बुरी तरह तड़प उठी। तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। इस वक्त रात में दरवाजे पर कौन आ गया? इतनी तेज बरसती बारिश में बेबे, जो उसे संभाले हुए थी, दरवाजे की लगातार दस्तक पर उठी। बारिश में भीगते कच्चे आंगन को पार करके उन्होंने दरवाजा खोला और वहीं ठिठक गईं। सामने एक जवान आदमी खड़ा था, जिसकी आंखों में गुस्से की लाल चमक साफ दिखाई दे रही थी। बेबी थोड़ा झिझक गई। उसके पीछे एक बड़ी गाड़ी खड़ी थी। कौन है आप, और इस वक्त रात में? मेरी एक अमानत है आपके पास, उसे लेने आया हूँ, सामने खड़े आदमी ने एक एक शब्द चबाकर कहा। बेबे, अंदर समारा दर्द से दोहरी होती जा रही थी। असहनीय दर्द सहते उसने बेबे को आवाज़ दी। उस आवाज़ को अर्नब लाखों में पहचानता था। वो तुरंत अंदर बढ़ा और उस कमरे तक पहुंचा जहां वो पेट पर हाथ रखे मुश्किल से उठने की कोशिश कर रही थी। जैसे उसने सामने अर्नब को देखा, उसका रंग उड़ गया, सांस जैसे सीने में ही अटक गई। वो भीगे हुए ब्लैक पैंट शर्ट में उसके सामने खड़ा था, बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। समारा ने नाम में सिर हिलाया और पीछे हटने लगी, उसे दूर जाने की कोशिश में। अर्नब उसकी हालत देखकर होंठ भींच गया। वो माँ बनने वाली थी, उसी के बच्चे की, और उसने उसे नामर्द कहा था। भगवान ने जैसे दुनिया में ही उसे इस इल्जाम से बरी कर दिया था। प्लीज़ दूर दूर रहें, मेरे पास मत आइए। वो बिखरी हुई होश में चीखते हुए पीछे हट रही थी। आज वो अर्नब से डर रही थी, जिससे कभी वो मोहब्बत करती थी, आज उसी के वजूद से खौफ खा रही थी। अर्नब ने एक झटके में उसे पकड़ लिया। कमर में हाथ डालकर उसने उसके भरे हुए जिस्म को अपने करीब कर लिया। उसके चेहरे पर दर्द के साफ निशान थे, लेकिन उस वक्त दर्द से ज़्यादा डर हावी था जो उसके होश पर छाया हुआ था। तो तुमने साबित कर दिया कि तुम झूठी निकली। अर्नब के तंज भरे शब्द सुनकर उसने गहरी सांस ली। मुझ नामर्द का बच्चा पैदा कर लिया तुमने? बोलो, जवाब दो। मुकर जाओ अब कि ये बच्चा अर्नब का नहीं। अर्नब, उसकी बात पर वो बुरी तरह तड़प उठी। अपने होठों पर हाथ रखते वो दर्द से दोहरी होती जा रही थी। अर्नब, मुझे पेन, प्लीज़ हमारे बच्चे को, हमारी प्यार की निशानी को बचा लो। वो दर्द से तड़पते हुए उसे विनती कर रही थी। उसकी बात पर अर्नब ने एक राहत से अपनी आंखें बंद कर लीं। एक सुकून था जो उसकी रग रग में उतर गया था ये शब्द सुनकर, और तुरंत समारा को अपनी बाहों में उठा लिया। बाहर निकलकर उसे गाड़ी में बिठाया। बेबी दरवाजे पर खड़ी बस उन्हें जाते हुए देखती रहीं और उनके लिए दुआएं करती रहीं। आधे घंटे की तेज ड्राइव के बाद वो नज़दीकी अस्पताल पहुंचा। इस वक्त अर्नब की जान अटकी हुई थी। उसे आज ही तो पता चला कि वो बाप बनने वाला है, और अब वही खुशी उसकी परीक्षा ले रही थी। समारा को आईसीयू में शिफ्ट किया गया। वो बेचैनी से अस्पताल के कॉरिडोर में चक्कर काट रहा था। फिलहाल वो किसी से कुछ भी कहने की हालत में नहीं था, बस भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि सब ठीक हो जाए। तभी डॉक्टर उसकी तरफ आई। पेशेंट से आपका क्या रिश्ता है? जी, मेरी वाइफ है, अर्नब ने खुद को संभालते हुए कहा। इन पेपर्स पर साइन कर दें। ये, उसने सवालिया नज़रों से देखा। देखिए, अभी 9 महीने पूरे नहीं हुए और उन्हें लेबर पेन शुरू हो गया है। हमें उनकी डिलीवरी करनी होगी। इस दौरान माँ या बच्चे में से किसी एक को बचाना पड़े तो? प्लीज़ डॉक्टर, मुझे दोनों चाहिए, वो बच्चे की तरह बेचैन होकर बोला। देखिए मिस्टर, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। हमारे लिए दोनों ही अहम हैं, लेकिन किसी भी गंभीर स्थिति में हमारी पहली प्राथमिकता माँ होती है। डॉक्टर के शब्द उसे हिम्मत दे रहे थे या तोड़ रहे थे, उसे समझ नहीं आया। लेकिन अर्नब ने कांपते हाथों से उन पेपर्स पर साइन कर दिए। भगवान से प्रार्थना करें, वो चमत्कार भी करते हैं, सब अच्छा होगा। डॉक्टर जा चुकी थी। अर्नब ने दीवार के सहारे आंखें बंद कर लीं। न जाने और कितनी परीक्षाएं बाकी थीं। भगवान से प्रार्थना करें, वो चमत्कार भी करते हैं। यही बात उसके दिमाग में गूंजने लगी। वो तुरंत काउंटर से वॉशरूम का पूछकर हाथ मुंह धोकर हॉस्पिटल के मंदिर की ओर बढ़ा। उसने भगवान के सामने सिर झुकाया, आंखें बंद करके प्रार्थना की और फिर हाथ जोड़कर बार बार अपनी पत्नी और बच्चे की सलामती मांगने लगा। ये दुनिया का शायद पहला इंसान था जिसे उसकी ही बीबी ने नामर्द कहा था, और वही अपनी बीबी और अपने होने वाले बच्चे की सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा था।
और उसकी सच्ची प्रार्थना थी कि भगवान ने सुन ली। माँ और बच्चा दोनों ही बच गए थे। हालांकि प्री मैच्योर डिलीवरी की वजह से बच्चे को कुछ समय के लिए इनक्यूबेटर में रखा गया था। ज्यादा खतरे की बात तो नहीं, वो घबराकर बोला। अरे नहीं, बच्चा बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर, समारा को होश कब आएगा? वो बेचैनी से पूछने लगा। आ जाएगा, चिंता मत करें, सब ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी थी। आपकी वाइफ बहुत हिम्मत वाली हैं, अभी होश में ही थी। उन्हें वार्ड में शिफ्ट करेंगे तब आप मिल सकते हैं। डॉक्टर उसे तसल्ली देकर चली गई। उसके मोबाइल पर लगातार हिशाम की कॉल्स आ रही थीं। आज उसकी शादी थी और काफ़ी देर हो चुकी थी। वो घर नहीं लौटा था और हिशाम सबसे ज़्यादा उसी की परवाह करता था, इसीलिए वो परेशान हो रहा था। हिशाम, आ जाओ बेटा, उषा जी ने धीमे से कहा। वो जानता है आज तुम्हारी शादी वो जानता है आज तुम्हारी और अमीशा की शादी है। अगर वो फ़ोन नहीं उठा रहा तो वो नहीं आना चाहता, शामिल नहीं होना चाहता, इसलिए बेहतर है उसे उसके हाल पर छोड़ दो। हिशाम की जिद के आगे उन्हें हार मानना पड़ी थी और एक हफ्ते के अंदर ही उन्होंने अमीशा की विदाई कर ली थी। लेकिन उसका भाई उस खुशी में शामिल नहीं हुआ, जिससे हिशाम का गुस्सा और बढ़ गया था। शादी हॉल से बाहर निकलते हुए सब अपने अपने वाहनों की ओर बढ़ने लगे। हिशाम अमीशा को लेकर अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा। उसे गाड़ी में बिठाकर वो खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। हिशाम बेटा, गाड़ी ध्यान से चलाना, उषा जी उसे गुस्से में देखकर कहे बिना न रह सकी। उसने उन्हें तसल्ली देने के लिए सिर हिलाया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। साथ दुल्हन बनी बैठी अमीशा के दिल बहुत बेचैन था। उसके अंदर शादी को लेकर कोई भी एहसास नहीं था, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह जानती थी, इस विदाई के पीछे हिशाम की जिद और बदले की भावना थी। गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। उसने लहंगे के ऊपर बड़ी सी शॉल ओढ़ रखी थी और उसी से अपना चेहरा ढका हुआ था कि तभी अचानक गाड़ी के टायर चीखते हुए रुके। हिशाम बार बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता रहा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। मजबूर होकर वो बाहर निकला, बोनट खोलकर चेक किया और फिर बंद करके जैसे ही पीछे मुड़ा, किसी ने जोर से उसके सिर पर वार कर दिया। वो बुरी तरह लड़खड़ाकर पीछे हटा। पीछे मुड़कर देखा तो गल्लू खड़ा था। उसका दिमाग एक पल में ही सतर्क हो गया। वो एक खतरनाक गुंडा था और उसके पूरे गैंग को हिशाम ने ही खत्म किया था। उसका भाई मारा जा चुका था और इसीलिए वो पागल हो चुका था और कई दिनों से हिशाम के पीछे पड़ा था। हिशाम भी हमेशा सतर्क रहता था, लेकिन आज गुस्से में वो अपनी सिक्योरिटी साथ लाना भूल गया था। गल्लू के पास अब कुछ नहीं बचा था, न टीम न हथियार, लेकिन बदला लेना था। हाथ में डंडा लिए गल्लू जोर से हंसा। बहुत बड़ा हीरो समझता है खुद को, आ मुकाबला कर मुझसे। इतना कहते ही उसने फिर वार किया, लेकिन हिशाम ने उसका वार रोक दिया और जोरदार मुक्का उसके पेट में दे मारा। गल्लू पीछे हट गया और तुरंत चाकू निकाल लिया। हिशाम, इसी बीच अमीशा घबराकर गाड़ी से बाहर निकली। सामने का नज़ारा देखकर वो जड़ हो गई। गाड़ी में बैठो तुरंत, हिशाम ने उसकी तरफ देखते हुए सिर थामे गुस्से में चिल्लाकर कहा। वो एक नज़र दोनों को देखती हुई पीछे हटने लगी। वाह क्या हुस्न है डीएसपी, ये तो मेरी होनी चाहिए थी, बल्कि आज तेरी दुल्हन के साथ यहीं सड़क पर सुहागरात मनाऊंगा। गल्लू की ये घटिया और खतरनाक बात सुनकर हिशाम के अंदर का गुस्सा भड़क उठा। हिशाम बिना सोचे समझे उसकी गर्दन पकड़कर उसे जोर से दबाने लगा। क्या बकवास की है तूने? वो मेरी बीबी है, उसका नाम कैसे लिया तूने अपनी गंदी जुबान से? वो लगातार दबाव बढ़ा रहा था कि तभी गल्लू ने अपने हाथ में पकड़ा चाकू उसके पेट में घोंपने की कोशिश की, लेकिन हिशाम ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़कर जोर से मरोड़ दिया। वो एक पुलिस वाला था, उसके सामने वो गुंडा टिक ही नहीं सकता था। उसके मजबूत शरीर के सामने ऐसे 10 भी कुछ नहीं थे। अगले ही पल उसकी कलाई टूटने की आवाज़ आई और उसकी चीख निकल गई। उसी के चाकू से उसकी जुबान काट दी गई और वो दर्द से तड़प उठा। अमीशा ने डरते हुए अपनी आंखों पर हाथ रखा। गल्लू की सांसें जैसे वहीं थम गईं। हिशाम ने उसे जोर से पीछे धक्का दिया और उसके सीने पर घुटना मारकर उसकी पसली तोड़ दी। वो चीखता हुआ बेहोश हो गया। उसकी आवाज़ें बंद हुईं तो अमीशा ने हिशाम की ओर देखा, जिसके सिर के पीछे चोट लगी थी और वहाँ से खून बह रहा था। हिशाम ने जेब से रुमाल निकालकर अपने सिर के पीछे दबाया और अमीशा की तरफ बढ़ा। तुम क्यों बाहर आई गाड़ी से? वो गुस्से में जोर से दहाड़ता हुआ उससे पूछ रहा था। हिशाम, आपको खून? वो उसे घायल देखकर घबरा गई थी। हिशाम ने उसकी कलाई पकड़कर उसे गाड़ी में धक्का दिया और खुद भी इधर उधर देखते हुए गाड़ी में बैठ गया। इस बार गाड़ी दो ही कोशिश में स्टार्ट हो गई। उसने पूरी स्पीड से गाड़ी हवेली की ओर दौड़ा दी। अमीशा उसे देखती रह गई। उसके जबड़े गुस्से से भिजे हुए थे। गाड़ी पोर्च में रोककर वो नीचे उतरा और अमीशा को भी उतरने का इशारा किया। हिशाम बेटा, इतनी देर लगा दी, हम कब से?
उषा जी उसकी ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र उसके जख्म पर पड़ी वो घबरा गई। ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं मम्मा, मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करें। क्या क्या कह रहे हो? ये चोट लगी कैसे तुम्हें, ये तो बताओ। महेंद्र सिंह भी अपने बेटे को देखकर परेशान हो गए। आप भी फिक्र करते हैं, देखकर अच्छा लगा, वो तंज भरी मुस्कान के साथ बोला। लेकिन महेंद्र सिंह ने उसके तंज को नज़रअंदाज किया और उसके जख्म पर मरहम लगाने लगे। इस वक्त घर के सभी लोग उसके चारों ओर जमा हो गए थे, जबकि अमीशा घर की दहलीज पर ही खड़ी ये सब देख रही थी। किसी ने भी उसकी तरफ देखना तक जरूरी नहीं समझा। उसका सिर झुक गया, दिल में दर्द की लहर उठी। वो सिर झुकाए अपने कमरे की ओर बढ़ी थी कि तभी, कहाँ जा रही हो? हिशाम की आवाज़ पर उसके कदम वहीं थम गए। वो कमरे में। वो डरते डरते बोली। कुछ देर पहले उसका खतरनाक गुस्सा देखकर वो उससे अब और भी ज़्यादा डरने लगी थी। उसकी बात सुनकर हिशाम अपनी जगह से उठा और उसके करीब आ गया। अगर तुम्हें याद नहीं तो मैं याद दिला देता हूँ, आज तुम्हारी विदाई हुई है और अब तुम्हारा कमरा मेरा कमरा है। वो गहरी और खतरनाक नज़रों से उसे देखते हुए बोला। सब खामोशी से उन्हें देख रहे थे। अमीशा ने एक नज़र उषा जी की ओर देखा, लेकिन उन्होंने मुंह फेर लिया। अमीशा ने खुद को संभाला, हल्का सा सिर हिलाया और भारी लहंगा संभालते हुए हिशाम के कमरे की ओर बढ़ गई। उसके जाते ही हिशाम उषा जी के पास आया। मम्मा जस्ट रिलैक्स, मैं ठीक हूँ, बस भाई से बात हो जाए तो थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा। वो भाई की फिक्र में चिंता से बोला। चिंता मत करो हिशाम, वो ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है मेरी, उसके एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, वो उसके साथ अस्पताल में है, सुबह तक आ जाएगा। महेंद्र सिंह ने उसे तसल्ली दी। हिशाम ने तुरंत अर्नब को कॉल मिलाई, जो दूसरी बार में उठ गई। उसे भी वही बात बताई गई। लेकिन मैं कब से फ़ोन कर रहा था आपको, आपने उठाया क्यों नहीं? मुझे बता देते, मैं कितना परेशान हो गया था। हिशाम के लहजे में साफ चिंता झलक रही थी। अर्नब उसके इस अंदाज पर हल्का सा मुस्कुरा दिया। सुबह तक आ जाऊंगा, फिक्र मत करो। अर्नब ने उसे तसल्ली दी और कॉल काट दी। बेटा जाओ, तुम आराम करो, मैं दूध और कुछ खाने को भिजवाती हूँ तुम्हारे कमरे में, दवाई भी ले लेना। पता नहीं किसकी नज़र लग गई मेरे बच्चे को। उषा जी ने उसका माथा चूमते हुए कहा। उनकी बात पर उसने भी उनके माथे को चूमा और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। दरवाज़ा खोला तो वो कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। दरवाज़ा लॉक करके वो उसकी ओर बढ़ा। अपनी शेरवानी उतार कर एक तरफ फेंकी, फिर शर्ट भी उतार दी। अमीशा उसकी मस्कुलर बॉडी को देखकर घबरा गई और तुरंत नजरें झुका लीं। हिशाम ने दराज से लाइटर और सिगरेट निकाली। सिगरेट जलाते हुए उसने एक नज़र अमीशा पर डाली। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, वो उसके करीब आता हुआ उसके चेहरे पर धुआं छोड़ते हुए बोला, बिना किसी भूमिका के। वो उसे किस बात के ऑप्शन दे रहा था? पहला ऑप्शन, मुझे अपनी उस भागी हुई बहन का पता बता दो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसने फिर से धुआं उसके चेहरे पर छोड़ा। खांसते हुए अमीशा ने उसकी तरफ देखा। उसे धुएं से एलर्जी थी और ये बात घर में सबको पता थी। वो समझ गई हिशाम जानबूझकर उसे तकलीफ दे रहा था। दूसरा ऑप्शन, अगर तुम नहीं बताओगी तो बहुत सख्त सजा दूंगा, जो तुम्हारी नाजुक सी जान सह नहीं पाएगी। वो उसे ऊपर से नीचे तक गहरी नज़रों से देखते हुए ठंडी आवाज़ में बोला और सिगरेट का एक और कश लेने लगा। मैं नहीं जानती दीदी कहाँ है, आप प्लीज़ मेरा यकीन। उसने उसके बीच में ही बात रोक दी और उंगली उसके होठों पर रख दी। ये सब मैं पिछले कई महीनों से सुन रहा हूँ, लेकिन अब मुझे सच जानना है, वरना। वो सिगरेट उसकी गर्दन के पास ले जाकर रुक गया। आप ये क्या? अमीशा डरकर पीछे हटने लगी, लेकिन हिशाम ने उसे कमर से पकड़कर फिर अपनी ओर खींच लिया। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और अपराधियों के साथ बहुत सख्ती से पेश आता हूँ। तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। हिशाम ने दांत भींचते हुए गुस्से में कहा। तुम ऐसे नहीं मानोगी। मैं अपनी मम्मा की कसम खाकर कहती हूँ, मुझे नहीं पता दीदी कहाँ है। अमीशा ने डरी हुई आंखों से उसे देखते हुए कहा। हिशाम ने सिगरेट एक तरफ फेंक कर बुझा दी। अगले ही पल उसने उसका दुपट्टा खींचकर उतार दिया। उसका नाजुक सा रूप देखकर हिशाम की आंखों में गुस्से की चिंगारियां भर उठीं। इसी खूबसूरती और मासूमियत के दम पर तुम लड़कियां लड़कों को बेवकूफ़ बनाती हो ना, लेकिन हिशाम तुम्हारे इस जाल में फंसने वाला नहीं। उसने उसकी डोरी खींचकर तोड़ दी। वो कंधों से नीचे ढलक गया, जिसे अमीशा ने घबराकर अपने हाथों से संभाला और खुद को ढकने की कोशिश की। वो डर के मारे उसे देख रही थी और हिशाम का चेहरा साफ बता रहा था कि वो आज बिल्कुल भी नरम पड़ने वाला नहीं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक नौकरानी दूध लेकर आई थी। हिशाम ने दरवाजे से ही ट्रे लेकर उसे वापस भेज दिया। जब वो पीछे मुड़ा तो अमीशा वहाँ कहीं भी नहीं थी। उसने दूध की ट्रे साइड टेबल पर रखी और इधर उधर नज़र दौड़ाई। ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा बंद था। उसने गहरी सांस ली और वहाँ जाकर दरवाज़ा खटखटाया। अमीशा, दरवाज़ा खोलो।
अंदर अमीशा और भी ज़्यादा सहम गई। अमीशा, अगर 2 मिनट में तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो मेरे पास चाबी है, और अगर मैं खुद अंदर आया तो तुम्हारी सज़ा दोगुनी हो जाएगी, सोच लो। हिशाम की इस धमकी पर वो बुरी तरह घबरा गई। आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। वो उसे मानसिक रूप से तोड़ रहा था। अमीशा खुद को बिल्कुल बेबस महसूस कर रही थी, जैसे अब सहन करने की ताकत ही खत्म हो गई हो। मैं 3 तक गिनूंगा, अगर तुम बाहर नहीं आई तो फिर मुझसे शिकायत मत करना। हिशाम की आवाज़ सुनकर उसका दिल सूखे पत्ते की तरह कांप उठा। इससे पहले कि वो 3 तक गिनता, डर के मारे उसने दरवाज़ा खोल दिया। सामने खड़े हिशाम को देखकर वो सहम गई। उसके चेहरे पर जीत की झलक थी। अमीशा एक कदम पीछे हटने लगी कि हिशाम ने एक ही झटके से उसे खींचते हुए उसके ब्लाउज को हटा दिया। जालीदार रेड कलर की छोटी सी उसकी सफ़ेद दूधिया धड़कनें देखकर वो अपने होठों का कोना कुचल कर रह गया, जबकि अमीशा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। उसकी धड़कनें तेज होती जा रही थीं। अब हिशाम उसे अपने करीब खींच चुका था। उसका एक हाथ अमीशा के लहंगे तक गया, जबकि दूसरा उसकी कमर पर कसता जा रहा था। अमीशा उसके स्पर्श से बुरी तरह उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन हिशाम की पकड़ और सख्त हो गई। ऐसे नहीं मेरी जान, आज तो अपनी अपनी ताकत दिखानी है तुम्हें, ताकि बहन को बता सको। प्लीज़ भगवान के लिए बस कर दें। वो बेगुनाह है, उनका कोई कसूर नहीं। उन्हें उन्हें ब्लैकमेल किया गया था, इसीलिए वो अमीशा के होठों से ये बात अनजाने में निकल गई और वहीं हिशाम जैसे पत्थर का हो गया। अमीशा ने घबराकर उसकी ओर देखा। किसने? क्या बोल रही हो तुम? हिशाम ने सख्ती से पूछा। मुझे मुझे कुछ नहीं पता। आपको मुझे सज़ा देनी है ना, तो दे दीजिए। मेरे वजूद के साथ खेलना है तो खेल लीजिए। अपना गुस्सा उतारना है मेरे ऊपर तो उतार लीजिए, और दिखा दीजिए अपनी मर्दानगी। वो टूटते हुए खुद को हर पर्दे से आज़ाद करते हुए रो पड़ी। स्ट्रिप्स को खुलते ही वो छोटा सा लाल जालीदार कपड़ा भी उसकी धड़कनों से ढलक गया था। हिशाम ने तुरंत उसे अपने सीने से लगा लिया। वो रोते हुए खुद को उससे अलग करने की कोशिश कर रही थी। दे दीजिए मुझे सज़ा, आपको सुकून आ जाएगा। रोज रोज मरने से अच्छा है अमीशा एक बार में ही मर जाए, वो थके हुए लहजे में बोली। हिशाम ने उसके आंसू पोंछे और उसके माथे को चूम लिया। फिर बेडशीट उतार कर उसके चारों ओर लपेट दी। अमीशा ने रोते हुए उसे देखा। अमीशा, मैं चाहता हूँ तुम मुझे सब सच बता दो। मैं वादा करता हूँ सब ठीक कर दूंगा। जो भी तुम जानती हो प्लीज़ मुझे बता दो। मैंने अपने भाई को रोते तड़पते देखा है। वो आज भी बहुत प्यार करते हैं भाभी से। प्लीज़ बता दो मुझे। हिशाम ने नरमी से उसकी ओर देखते हुए कहा। मैं नहीं बता सकती, दीदी ने मुझे कसम दी है, वो सिर झुकाकर धीरे से बोली। और हिशाम सोचते हुए सिर हिलाने लगा। लेकिन ये तो बता सकती हो ना, जिसने भाभी को ब्लैकमेल किया वो कौन है? उसने बातों में उलझाकर जानना चाहा। अपने ही दिल पर वार करते हैं, वरना गैरों को क्या पता दिल कहाँ होता है। अमीशा की बात सुनकर हिशाम सब समझ गया। वो किसकी बात कर रही थी। अब वो अपने भाई के लिए बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन सुबह होते ही, इस वक्त तो रात में, वो अपनी दुल्हन को देख रहा था, जिसने उसके दिल का एक बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया था। बाकी का सच वो खुद पता कर लेगा। लाइट्स ऑफ कर दूं, क्योंकि तुम मेरी नीयत खराब कर चुकी हो। हिशाम ने रिमोट उठाकर लाइट्स धीमी कर दी और उसे अपनी ओर खींचकर अपने सीने से लगा लिया। मैंने मैंने आपको सारा सच बता दिया है। वो घबरा गई। नहीं, तुमने सब नहीं बताया, बाकी मैं खुद जान लूँगा। अभी तुम मुझे अपनी मर्दानगी दिखाने दो, और फिर मुझे बताना मैंने तुम्हें सेटिस्फाई किया या नहीं। उसने बेडशीट हटाई और उसे बाहों में उठाकर बेड पर ले आया। आप मुझे? हिशाम, वो डरते हुए बोली। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी। वो उसके हाथों की उंगलियों में उंगलियां घुसाते उसके लबों पर शिद्दत से झुका। अमीशा को अपनी सांसें सीने में दबती हुई महसूस हुई। हिशाम आंखें बंद किए उसके होंठों से खुद को सुकून दे रहा था। अपने अंदर की प्यास बुझाते वो जरा सा पीछे हटा। वो गहरी सांसें भरते हुए हिशाम को और भी बुरी तरह बहका रही थी। यू नो, यू आर सो ब्यूटीफुल। पहली बार किसी लड़की को ऐसे देखा है, लेकिन तुम मेरी हो, तुम्हें देखने का हक रखता हूँ। वो उसकी नरम मुलायम धड़कनों की छोटी सी टिप पर होंठ रखकर उसे बुरी तरह बेचैन कर रहा था। आप मुझसे बदला लेना चाह रहे हैं ना? वो जो कुछ दीदी ने किया उसका बदला लेना है ना आपको मुझसे? उसकी सुई अभी तक वहीं पर अटकी हुई थी। बदला नहीं ले रहा। बदला लेना होता तो और भी बहुत से तरीके हैं। इस वक्त बस शिद्दत से जी चाहता है कि तुम में समा जाऊं। उसकी गर्दन में चेहरा छुपाए उसने उसे चुप करा दिया। वो सही कह रहा था। बहुत धीरे से नरमी से वो उस पर अपनी शिद्दतें निशावर कर रहा था। लहंगे की जीप खोलता वो उसे भी अलग कर गया था। बेडशीट को मुट्ठियों में दबोचे आंखें बंद करके उसने हिशाम की बेबाक हरकतों को अपने वजूद पर महसूस किया।
अमीशा जानती थी कि वो उसका पति है और वो उस पर सारे हक रखता है। दिल से उसे अपना आप सौंपते हुए वो सब कुछ भूल गई और हिशाम के साथ उन खूबसूरत पलों में डूब गई। समारा को होश आया तो उसने अपने सामने बेचैन खड़े अर्नब को देखा। समारा का हाथ बेख्तियार पेट पर गया। मेरा बच्चा, वो घबरा गई। अर्नब सिंह उसके करीब ही बिस्तर पर बैठता उसका हाथ थाम गया। ठीक है, वो कुछ वक्त के लिए इनक्यूबेटर में रखा है। आप मुझ तक कैसे पहुंचे? वह हैरानी से उसे देखते बोली। ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। वो उसे गहरी बेअसर निगाहों से देखता हुआ बोला। आपने शादी कर ली? इन 9 महीनों में उसे एक ही तो बात ने रातों को सोने नहीं दिया था। हाँ, करनी ही थी। पहली बीबी नामर्द का ठप्पा लगाकर जो गई थी, उसे हटाना भी तो था ना, दूसरी बीबी से औलाद पैदा करके। उसके जवाब पर समारा ने सख्ती से अपनी आंखें बंद कर लीं। वो आज सच में हार गई थी। आंसू टूटकर तकिए में खो गए। जब शादी कर ली तो मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? वो तड़प कर बोली। कुछ पल खामोशी की नज़र हो गए। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। समारा ने उसे हैरानी से देखा। तुम्हें मुझसे आज़ादी चाहिए थी ना, तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद करके खुद भी सुकून पाना चाहता हूँ। अर्नब, आप ऐसा कैसे? वो तड़प कर बोली। यार, तुम्हें भी तो हक है ना किसी मर्द के साथ रहने का। वो उस पर झुककर अब तंजिया बोला। उसकी महकती गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस करती वो गहरी सांस भर गई। अर्नब की सांसें उसे पहली रात की याद दिला गईं। पहली रात की शिद्दतें वो भूली नहीं थी कि वो आज फिर से उसकी जान लेने पर तुला था। एक ऐसा मर्द जिसकी शिद्दतें तुम्हारी जान। अर्नब सिंह। समारा ने उसे कॉलर से पकड़कर अपने ऊपर झटका देते हुए गिराया। जान लेनी है तो गन उठाओ और एक ही गोली में सब खत्म कर दो। समारा अर्नब सिंह के लिए अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ उसी की है, और वो हैं आप। अर्नब सिंह ने अपने कॉलर को उसके हाथों से छुड़ाया। काश तुमने मोहब्बत के साथ मुझ पर एतबार भी किया होता, समारा। वो दर्द और दुख से बोला और उठकर चला गया, जबकि समारा ने अपनी आंखें सख्ती से बंद कर लीं। इतने करीब आकर वो बिना कोई हद पार किए पलट गया था। समारा के दिल में छनाके से कुछ टूट गया। टूटे हुए ख्वाबों को अब समेट भी नहीं पाता हूँ मैं। तेरे बिना अपने ही साए से भी रोज हार जाता हूँ मैं। दिल के जख्मों को हंसी में छुपा तो लिया मैंने, मगर हर मुस्कान के पीछे तेरा ही नाम पाता हूँ मैं। सुबह अमीशा की आँख खुली तो वो टूटी हालत में ही डीएसपी के सीने से लगी थी। रात भर वो अपनी शिद्दतों से उसे थका चुका था और कुछ देर पहले ही सोया था। सोते हुए वो बहुत मासूम लगता था अमीशा को, और जागते हुए पूरा जल्लाद बन जाता था। अमीशा ने डर से झुरझुरी ली। क्या हुआ? एक ही रात में घबरा गई? अब तो हर रात मेरी बाहों में गुजरेगी तुम्हारी। वो उसे अपने सीने पर लिटाते हुए खुमार भरे लहजे में बोला। हशाम प्लीज, क्या कर रहे हैं? सुबह हो गई है। वो धीरे से बुदबुदाई। हाँ जानता हूँ, सुबह हो गई है, लेकिन क्या करूँ, मेरा दिल अभी तक भरा नहीं। वो क्या कहते हैं, अभी न जाओ छोड़कर तुम, ये दिल अभी भरा नहीं। वो और आगे बढ़ता कि उसके मोबाइल पर कॉल आ गई। कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ अर्नब था, और उसने जो बात बताई उसे सुनकर हशाम बुरी तरह चौंक गया। ठीक है भाई, मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। सीरियसली अंदाज में जवाब देते वो उठकर खड़ा हुआ। खैरियत, क्या हुआ? खुद को सफ़ेद चादर से ढांपती वो हशाम की ओर देखते हुए पूछने लगी। तुम्हारी बहन का पता चल गया है, हशाम ने संजीदगी से जवाब दिया। अमीशा आगे कुछ बोल ही नहीं पाई, जबकि हशाम उठता हुआ वॉशरूम की ओर बढ़ गया। हे भगवान, मेरी बहन की हिफाजत करना और उस पर कोई और आजमाइश मत आने देना। अमीशा दिल ही दिल में अपनी बहन समारा के लिए दुआ कर रही थी। अर्नब ने हशाम को अस्पताल बुलाकर उसे सारी सच्चाई बताई और वो वजह बताई जिसकी वजह से समारा ने भरी महफिल में इल्ज़ाम लगाया था। वो समारा को माफ़ करने के हक में नहीं था, लेकिन जब छोटा सा बेबी नर्स ने लाकर अर्नब सिंह के हाथों में रखा तो हशाम के चेहरे को एक मुस्कान ने छू लिया। वो छोटा सा बेबी अर्नब की कॉपी लग रहा था। भाई, ये तो मेरा बेटा है हशाम, तुम्हारा भतीजा। अर्नब ने बहुत ही नरमी से उस बच्चे के माथे पर अपने होंठ रखे। रुई जैसे उसके नरम गालों को हशाम ने बहुत ही प्यार से छुआ। भाई, ये तो बहुत ही नाजुक सा है। ये हमारे साथ रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसे समारा भाभी के हवाले नहीं करने दूंगा। हशाम की बात पर अर्नब ने उसे सामने से आते रोहित की तरफ इशारा किया। हशाम, समारा तक रोहित की वजह से पहुंच पाया हूँ। रोहित ने हामी में सिर हिलाया। मैं जानता हूँ, मेरे माँ बाप और शीतल की वजह से ये सब हुआ। वो शीतल की शादी अर्नब से करवाना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने समारा भाभी को ब्लैकमेल किया। उनका शूटर था वहाँ पर। अगर समारा भाभी उनकी बात नहीं मानती तो वो बेरहमी से अर्नब को शूट कर देते। उनकी जान बचाने के लिए समारा भाभी ने भरी महफिल में उन पर इल्ज़ाम लगा दिए और उन्हें छोड़कर चली गई, और इस वजह से अर्नब भाई के दिल में समारा भाभी के लिए नफरत पैदा हो जाती और शीतल अपनी मोहब्बत उनके दिल में डाल देती।
सब वक्त रहते मुझे पता चल गया। मैंने बहुत कोशिश की समारा भाभी को ढूंढने की, और जैसे ही मुझे उनके बारे में पता चला मैं अर्नब भाई के पास आई। मैंने ये सब इसलिए किया कि आप लोग मेरे घर वालों को माफ़ कर दें। उन्होंने दौलत के लालच में या फिर जिस भी लालच में ये सब किया। मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ कि आप उन्हें माफ़ कर दें प्लीज़। रोहित उनके आगे हाथ जोड़ते हुए बहुत शर्मिंदगी से खड़ा बोल रहा था। हशाम ने उसे गुस्से से देखा। वो कुछ बोलता कि अर्नब ने उसके कंधे पर हाथ रखते उसे कुछ भी कहने से रोक दिया। रोहित, तुमने मुझे मेरी बीवी से मिलवाया, मेरी ज़िंदगी से मिलवाया। इस मासूम बच्चे की खातिर मैंने तुम्हारी माँ और तुम्हारे घर वालों को माफ़ किया है, लेकिन अब वो सिंह हवेली में नहीं रहेंगे। और इससे पहले कि मैं समारा और अपने बच्चे को लेकर हवेली आऊँ, तुम अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से चले जाओ। और हाँ, अपनी फिक्र मत करना, तुम मेरे साथ वैसे ही काम करोगे जैसे पहले करते थे। भाई, आप कैसे उन्हें माफ़ कर सकते हैं? प्लीज़ हशाम, जो हुआ सो हुआ। इसे ऐसे ही ख़त्म किया जा सकता है कि हम दरगुजर करें। मेरे हाथ में मेरी ज़िंदगी है, मेरी पूरी दुनिया है। भगवान ने मुझे इतना बड़ा तोहफा दिया है, उसके सदके मैं सबको माफ़ करता हूँ। अर्नब ने अपने बच्चे के माथे पर होंठ रखते हुए सुकून भरे अंदाज में कहा। रोहित उसका शुक्रिया करता हुआ बाहर निकल गया। अब उसे अर्नब की हवेली पहुंचने से पहले अपने परिवार को वहां से लेकर निकलना था। वो अब वहां कोई भी बहस या झगड़ा अफोर्ड नहीं कर सकता था। अर्नब ने फ़ोन पर अपने पापा महेंद्र जी को सारी डिटेल बताते हुए उनसे कहा कि दुर्वेश सिंह और उनकी पत्नी सविता सिंह को हवेली से जाने से न रोका जाए, क्योंकि जो कुछ उन्होंने किया है उसके बाद उनका वहाँ रहना सही नहीं। और फिर ऐसा ही हुआ। अर्नब सिंह अपने बच्चे और पत्नी को लेकर रात तक सिंह हवेली पहुंच चुका था। हशाम उनके साथ था। सबने मिलकर इंटरेस्ट के साथ उसका स्वागत किया। उषा जी आगे बढ़ी और अपने पोते को सबसे पहले अपनी गोद में उठाया, उसे सीने से लगाया और उसके माथे को प्यार से चूमा। उनकी आंखों में आंसू थे। मैं इसका नाम अमन सिंह रखूंगी, उन्होंने महेंद्र जी की ओर देखते हुए कहा, तो उन्होंने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। समारा आगे बढ़ी और उषा जी के सामने हाथ जोड़ दिए। कहने को उसके पास शब्द नहीं थे, लेकिन उसके आंसू सब कुछ कह गए थे। वो उनके लिए माँ के समान थी और वो उन्हें दुख दे गई थी। उषा जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए उसे माफ़ कर दिया और गले से लगा लिया। सबसे मिलते हुए वो कमरे में आई, लेकिन उसका छोटा सा प्यारा बेटा अभी भी अपनी दादी की गोद में था। अर्नब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अर्नब, जो उसे नज़रअंदाज करते हुए अपनी घड़ी टेबल पर रख रहा था, उसकी बात पर रुक गया। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, वो बेपरवाह अंदाज में बोला। समारा की हिम्मत वहीं टूट गई और वो मुंह पर हाथ रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसका यूँ रोना अर्नब से देखा नहीं गया और वो उसके पास आ गया। अजीब लड़की हो तुम यार, दुख भी खुद देती हो और फिर रोती भी खुद हो। आप मुझे माफ़ नहीं कर सकते? हिचकियों में रोते हुए समारा अर्नब की वही मासूम सी समारा लगी जो बचपन से उसके सामने थी, एक शर्त पर कि आगे से मुझ पर भरोसा करोगी और मुझसे कोई बात नहीं छुपाओगी। अर्नब की बात पर समारा ने हाँ में सर हिलाया। और एक बात और, मेरी शिद्दतों पर सिसकियाँ मत भरना, वरना मैं तुम्हें और भी बेबस कर दूंगा। उसके इस अंदाज पर समारा का चेहरा पल भर में लाल हो गया। गमों के बादल छट चुके थे और खुशियों ने सिंह हवेली में एक बार फिर से दस्तक दी। आज हशाम और अमीशा का ग्रैंड रिसेप्शन था। साथ ही समारा की वापसी पर एक बड़ा सा केक भी काटा गया था, जिस पर खूबसूरती से लिखा गया था, वेलकम अमन सिंह। स्टेज पर सबकी एक फ़ोटो क्लिक हुई, एक हैप्पी फैमिली। फिर अर्नब ने उसके कान के पास धीरे से कहा, अगर तुम पास हो तो मुझे किसी स्वर्ग की ज़रूरत नहीं। समारा उसकी बाहों में और भी सिमट गई और बस चांदनी रात उनके सुकून की गवाही देती रही। तेरे इश्क की बारिश में भीग जाने को जी चाहता है, हर एक पल तुझे सीने से लगाकर जी भरकर मुस्कुराने को जी चाहता है, तेरी बाहों की पनाहों में खो जाने को जी चाहता है, इस दुनिया की हर फिक्र को वहीं छोड़ आने को जी चाहता है। तू जो मिले तो हर दर्द भी दबा सा लगे, तेरे बिना ये दिल हर एक खुशी से जुदा सा लगे। तेरी आंखों में जो सुकून का जहां मिलता है, उसी जहां में हमेशा के लिए बस जाने को जी चाहता है। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक सी कहानी के साथ।